हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 1, जिसमें हमने कुछ बेसिक की फंडामेंटल इश्यूज को समझा था और भी उसमें बहुत कुछ हमने देखा था। तो आइए एक बार हम समझ लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या चीजें देखा था। इंट्रोडक्शन टेकिंग फंडामेंटल एनालिसिस टू द नेक्स्ट लेवल। उसमें पार्ट 1 में ये चीजें थी। वी हैव कवर्ड फंडामेंटल स्टेटमेंट्स, की रेशियोज एंड वैल्यूएशन मेथड्स। किस तरीके से चीजें उसमें होता है, की वैल्यूएशंस क्या है, वैल्यूएशन मेथड किस तरीके से होता है, जो हमें एक कंपनी को एनालिसिस करते टाइम देखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट था उसमें, बट प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स लुक बियॉन्ड द बेसिक्स टू फाइंड द बेस्ट स्टॉक्स। अगर प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो होता है वो सब बेसिक चीजों के ऊपर भी कोई चीज देखता है जो बेस्ट स्टॉक्स को पिक करने के लिए उसकी मदद करता है। ये वीडियो में गाइस हम क्या देखेंगे, वी विल एक्सप्लोर डीपर इनसाइट्स इनटू बिजनेसेस स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ एनी स्टॉक और अ कंपनी। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब हमारे जरूर करिएगा। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको फंडामेंटली कोई भी स्टॉक को एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, किस तरीके से आप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को ग्रेजुअली धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हो, आपको ये आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। गाइज, आइए शुरू करते हैं। या ग्रेट, गुड टू गो। देखिए गाइज, सबसे पहले क्या होता है बिजनेस मॉडल एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स, हाउ कंपनी मेक्स मनी। कोई भी बिजनेस मॉडल के अंदर और रेवेन्यू स्ट्रीम के अंदर कंपनी के पास पैसा जब आता है तो कंपनी बेसिकली पैसा बनाती कहां से, कौन कौन से उसके पास सोर्सेस होते हैं। हम उसको समझने की इसमें कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। ये किस तरीके से होता है, जब कंपनी किसी बिजनेस में धीरे धीरे जाती है तो उसका रेवेन्यू मॉडल ज्यादातर सास से आता है और दूसरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस से आता है। अभी आप सोचेंगे सास क्या है, ये सास बहु वाला सास नहीं है गाइस, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। कि जैसे कि कोई आईटी सेक्टर कंपनी हो गई है, हम अभी जैसे एआई के दौर में से पास हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एआई भी सॉफ्टवेयर यूज करता है, या तो वेबसाइट डेवलपिंग के थ्रू वो चीजें एक्सेस की जाती हैं। यहाँ पे सर्विसेज जो होती है सॉफ्टवेयर को बेच करके लोग एक्सेस करते हैं। दूसरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आप ओटीटी ले लेते हो, आज के दिन में कोई भी आप चीज ऐसे एक्सेस कर रहे हो कि जो सर्विस से रिलेटेड होती है आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है जहां से कंपनी को रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल आता रहता है। इज द कंपनी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट और डज इट हैव मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। कंपनी के पास एक रेवेन्यू मॉडल नहीं होना चाहिए, उसके पास मल्टीपल सोर्स होने चाहिए जहां से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो सके। वन टाइम सेल। वन टाइम सेल क्या होता है, जैसे कि हम आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, रियल एस्टेट के अंदर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार प्रोडक्ट को हमने सेल किया किसी को, तो हमें उसके बाद सिर्फ सर्विसेज देखना होता है, तो वो वन टाइम सेल होता है। हमें उसके बाद ज्यादा उसके अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती है। वो सेल्स डिपार्टमेंट के बाद डायरेक्टली सर्विस डिपार्टमेंट उसको लुकआउट करता है। कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन आर मोर स्टेबल ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न्स। कभी भी जब खराब परिस्थितियां आती है ओवरऑल मार्केट के अंदर, तो जो कंपनी जो ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड होती है, कहीं ना कहीं उसको बेटर स्टेबिलिटी मिलती है मार्केट के खराब सिचुएशंस के अंदर। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इसके अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज आप सभी को पता है, उसका वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है अक्रॉस पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, रिटेल, फाइनेंस एंड डिजिटल सर्विसेज, जो उसका पूरे वर्ल्ड में अभी ग्रो कर रहा है। प्राइसिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग। अभी ये क्या चीज होती है, अगर मान लो मेरे पास एक्स प्रोडक्ट है, मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो मेरे पास प्राइसिंग पावर होने का मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी चीजें जो बेच रहा हूं मार्केट में, सर्टेन अमाउंट में अगर कुछ परसेंटेज में प्राइस को बढ़ा रहा हूं, तो क्या उससे मेरे रेवेन्यू मॉडल को, उससे मेरे प्रॉफिट को इफेक्ट पड़ रहा है, क्या मेरे कस्टमर कट आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट होना जरूरी होता है जो हमें समझने में आसानी हो। देखते हैं किस तरीके से होता है ये। इज द बिजनेस अ मार्केट लीडर, क्या वो मार्केट लीडर है कंपनी बिजनेस के अंदर। कैन अ कंपनी रेज प्राइसेस विदाउट लूजिंग कस्टमर। अभी इसको हम कैसे एग्जांपल समझ सकते हैं गाइस, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्स प्रोडक्ट बेच रहा हूं जो एफएमसीजी के रिलेटेड है, अगर मेरी प्राइस प्रोडक्ट की है 100 रुपीज, ड्यू टू हाई प्राइस राइजेस
मार्केट के अंदर मुझे प्राइस बढ़ाना मजबूरी मेरी हो जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, आपको पता है इन्फ्लेशन और बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जहां पे आपको प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। वहां पे अगर मैं 100 रुपए से 105 को ऑप्ट करता हूं, 5 रुपए मैंने बढ़ा दिए, तो क्या वो बढ़ाने से मेरे कस्टमर लूज होंगे? नहीं। क्यों? अगर मैं मार्केट लीडर हूं, मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनीज के जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं वो मेरा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, कहीं ना कहीं कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट पे विश्वास है, तो वो चीज को मैं होल्ड करके रख सकता हूं जिससे मेरे कस्टमर रिटेन कर सके। नेक्स्ट है स्टेबल और ग्रोइंग प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर। अगर मेरा प्रॉफिट अच्छा मार्जिन पर है, ग्रोइंग है, स्टेबिलिटी है मेरे कंपनी के प्रॉफिट्स में, तो कहीं ना कहीं मार्जिन को मेंटेन करके अपने प्राइसिंग पावर को मेंटेन रख सकता हूं। अगला है कंपेयर विथ कॉम्पिटिटर्स। इफ अ कंपनी हैज बेटर मार्जिन्स एंड हायर ROE देन पीएस, इट हैज एन एज। अगर कंपनी कहीं ना कहीं उसके पास बेटर मार्जिन्स के ऑप्शन होते हैं, उसका ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ज्यादा है उसके पीयर्स से, तो कहीं ना कहीं उसके पास एज होता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर रेट दे सके अपने कस्टमर्स को। एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम गाइस, एशियन पेंट्स का है, वो अगर अपने रेगुलरली प्राइसेस बढ़ाती है व्हाइल मेंटेनिंग डोमिनेंस इन द पेंट इंडस्ट्री, तो भी लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़े क्योंकि उसके पेंट की क्वालिटी, उसका रिजल्ट आप सभी को पता है किस तरीके से उसका प्रोडक्ट हमें मार्केट में मिलता है। कैपिटल एलोकेशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, वेयर डज द प्रॉफिट गो, हाउ डज मैनेजमेंट यूज द कंपनीज अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज। अभी इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर मान लो मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, वो 100 रुपए को मैं कहाँ यूज कर रहा हूं, उसका आउटपुट क्या आ रहा है यूज करने के बाद, वो चीजें हमें समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम जो समझ रहे हो कंपनी को लेके देख रहे हैं कि कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो अर्निंग्स को कहाँ यूज कर रहा है, उसका कैश फ्लो कहाँ जा रहा है। सो आइए हम समझते हैं। एक्सपांशन एंड R&D इन्वेस्टमेंट्स। अभी कोई भी सेक्टर की इंडस्ट्री होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी कंपनी जहां पे एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपांशन और R&D के अंदर ग्रोथ देखती है। अगर वो एक्सपांशन नहीं करेगी, R&D नहीं करेगी, तो उसके प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कंपनी गायब होने का चांसेस ज्यादा होता है। सो न्यू मार्केट जैसे इमर्ज होता है तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है, और प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लाने से मार्केट के अंदर उसका प्रेजेंस बना रहता है। जैसे कि आप सैमसंग देख सकते हैं, सोनी देख सकते हैं, और नोकिया कहाँ पे था आज आप सबको पता है, और आज किधर है वो भी आपको पता है। डेट रिडक्शन, इसमें क्या है, लोअर फाइनेंशियल रिस्क। अगर मेरे पास आज कर्जा कम है तो मेरे पास ज्यादा रूम होगा कोई चीज को एक्सपांड करने के लिए, फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए। सो एग्जांपल देखते हैं, भारतीय एयरटेल कहीं ना कहीं अपने डेट को रिड्यूस कर रहा है। हालांकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते हैं, बट ऑब्वियसली कंपनी डेट लेती है और उसको राइट ऑफ ना करके रीपे करती है, तो कहीं ना कहीं उसका इमेज मार्केट में अच्छा बना रहता है। शेयर बायबैक्स, अभी शेयर बायबैक क्या होता है, अभी जैसे कि मेरे पास एक स्टॉक होल्डिंग पड़ी हुई है एक्स कंपनी की, सो कहीं ना कहीं अगर एक्स कंपनी को बायबैक करना है तो क्या होगा, बायबैक मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है गाइस, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी शेयर इशू करके रखी है मार्केट में, उसी शेयर को वापिस से अगर खरीद रही है तो उसे हम बायबैक कहते हैं। दैट्स एज सिंपल एज मैंने एक्सप्लेन किया। इंक्रीजेस EPS एंड रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स, इसमें कहीं ना कहीं बायबैक करने के बाद EPS में इंक्रीमेंट होता है और शेयर होल्डर को रिवॉर्ड मिलता है जैसे उनके स्टॉक्स के प्राइस में चेंजेस होते हैं। डिविडेंड्स, स्टेडी पे आउट्स इंडिकेट स्टेबल बिजनेसेस। एग्जांपल ITC और TCS जो रेगुलर डिविडेंड देते हैं, बहुत सी कंपनी है, रिलायंस है, HUL है, एन नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर दैट पे रेगुलर डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर्स। उम्मीद कर रहा हूं गाइस आपको सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। थियोरेटिकल समझ के इग्नोर मत करना, थ्योरेटिकल समझ के वीडियो को आधे छोड़ के मत जाना। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे ग्रेजुअल हम ग्रो करेंगे, सो आपको जर्नी में बहुत ही मजा आने वाला है। सो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एंड फ्यूचर पोटेंशियल, कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जिस सेक्टर में काम कर रही है, उसका लाइफ साइकिल क्या है और उस सेक्टर का, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर पोटेंशियल क्या होता है। सो
इस कंपनी इन द राइट सेक्टर? सो हम वो कैसे देखते हैं, आइए समझते हैं। इंडस्ट्री ग्रोथ फेजेस कैसा होता है? इमर्जिंग, इमर्जिंग मतलब हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन अ कंपनी, जैसे ईवीज हो गए, रेन्यूएबल एनर्जीज हो गया, अदानी, टाटा, ये सब ऐसी कंपनीज है। महिंद्रा, लेटेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, उनके कई मोस्ट पॉपुलर एसयूवीज आज लॉन्च हो रही है जो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की जा रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को डेली डेली इमर्ज कर रहे हैं, नई नई चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। ग्रोथ, एक्सपांडिंग मार्केट्स, एग्जांपल डिजिटल पेमेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, कहीं ना कहीं चीजें टेक्नोलॉजी वाइज, एआई वाइज एक्सपांड हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर के अंदर, इस इंडस्ट्री में हमें ग्रोथ देखने को आगे मिल सकता है। मैच्योर, मैच्योर स्लो ग्रोथ बट स्टेडी, कहीं ना कहीं एफएमसीजी है, जैसे एचयूएल आ जाता है, आईटीसी है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर बड़े बड़े बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एन नंबर ऑफ बैंक, जो पीओसी सेक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये मैच्योर, इसमें आपका ग्रोथ स्लो होता है बट देयर स्टेडी बिजनेस इन द मार्केट सिनारियोज। डिक्लाइनिंग फेज, वहां पे जहां पे श्रिंकिंग मार्केट्स होता है, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल एनर्जी, जो पहले के जमाने में लोग यूज करते थे, आज उसका धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं। सो ये हमें बहुत ही चीजें इजीली समझने के लिए ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सो गाइज, हम आगे बढ़ते हैं सेशन के अंदर। इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्रोमोटर होल्डिंग्स। अभी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है और प्रोमोटर होल्डिंग क्या होती है, इसको ब्रीफ में आपको खाली समझने के लिए बता देता हूं। इनसाइडर ट्रेडिंग वो होती है कि मैं अगर कोई एक्स कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मुझे कंपनी के अंदर हाई पोस्ट पे हूं या डाउन पोस्ट पे हूं, मुझे कंपनी के इंटरनल डेटा मुझे पता होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको यूज करके मैं स्टॉक मार्केट में उस शेयर के लिए बेनिफिट ले सकता हूं। और प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग एज आई एम ओनर ऑफ अ एक्स कंपनी, तो मेरे पास प्रोमोटर के तौर पे कितने उस कंपनी के, मेरे कंपनी कितने होल्डिंग्स है वो रिप्रेजेंट करता है। सो इनसाइडर ट्रेडिंग इज गुड, बट ये एक लीगल वे में ही होती है चीजें, इलीगली करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। सो एक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए हम इसको देखते हैं, व्हाट मैनेजमेंट्स एक्शन रिवील्स। सो promoter holding must be more than 50%, so indicate strong confidence in the business। अगर मैं कोई कंपनी को ओन कर रहा हूं, मेरा 51% स्टेक है, 55% स्टेक है, 60% स्टेक है, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे कंपनी के ऊपर भरोसा है कि लॉन्ग टर्म में मेरी कंपनी अच्छा ग्रोथ दे सकती है, जिसमें मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा, मैं पर्सनल ग्रोथ भी कर सकता हूँ, और मेरे कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है, मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज है, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं उन्हें पर्सनल ग्रोथ भी मिलेगा। प्रोमोटर स्टेक डिक्लाइनिंग, अगर कंपनी के अंदर प्रोमोटर का स्टेक गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं इट्स अ सिग्नल कि कंपनी मस्ट बी इन ट्रबल। एग्जांपल यस बैंक बिफोर इट्स क्रैश। इनसाइडर बाइंग वर्सेस सेलिंग, इसमें क्या है, इनसाइडर वाइज वर्सेस सेलिंग। इफ इनसाइडर आर बाइंग शेयर्स दे एक्सपेक्ट फ्यूचर ग्रोथ, जैसे ही आपको मैंने जस्ट अभी पहले बताया था, अगर मैं कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो मुझे इंटरनल जो सिस्टम में डेटा होता है, मुझे कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में चीजें पता होती है, वेदर बाय माय एम्प्लॉयज और बाय माय कॉलीग्स, या फिर मेरे लीडर जो है कंपनी के अंदर, वहां से, मतलब देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, डिपेंड कर आपका नेटवर्क किस तरीके से, ये चीजें आपके लिए वैसे काम करती हैं। डेट एनालिसिस एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैन कंपनी हैंडल इट्स डेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर मेरे पास इनकम 100 रुपए की आ रही है, उसमें से अगर मेरे पास 80 रुपीज 90 रुपीज का कर्जा मैंने ले लिया है, तो कहीं ना कहीं मैं जाके फ्यूचर में फंसने वाला हूं। सो ये भी कंपनी के ऊपर लागू पड़ता है। जैसे कि समझने के लिए क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के पास जितना कर्जा है, आज जितना कंपनी के पास कर्जा है उसके सामने कंपनी के पास इक्विटी कितना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हायर डेट मीन्स मोर रिस्क बट इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, सम डेट इज नॉर्मल। कहीं ना कहीं चीजें बैंकिंग के अंदर भी होती है, फाइनेंसिंग के अंदर भी होती है, क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए लेंडिंग लेना पड़ता है, आगे ग्रोथ करने के लिए भी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अगर ये 2 से ज्यादा है तो कंपनी कैन कंफर्टेबली पे इंटरेस्ट, मतलब अपने वो डेट को इजीली भर सकती है। अगर ये लेस देन 1 है, इट मे स्ट्रगल विथ डेट रीपेमेंट्स। एग्जांपल देखते हैं, जेट एयरवेज टुक एक्सेसिव डेट, कुडंट पे वेट एंड वेंट बैंकरप्ट।
सो ये सब आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आपने एग्जाम्पल्स जो मैं बता रहा हूं आप कहीं ना कहीं इसे रिलेट कर सकते हो, जो आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। सो गाइस अपना प्यार दिखाइएगा वीडियो को, आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत कुछ चीजें सीखने मिलेगा। अगला है कैश फ्लो क्वालिटी, इज द कंपनी ग्रोथ रियल और जस्ट ऑन पेपर। अभी आपको पता है मैं ज्यादा इस बारे में खुल के नहीं बोल सकता, क्योंकि इन फ्यूचर ये चीजें आपको भी पता कहीं ना कहीं से चलेगी, या आपको शायद पता भी होगा। जैसे कि अगर आज मैं ओन कर रहा हूं कोई कंपनी, तो मुझे पता है कि मेरी कंपनी का रियल पिक्चर क्या है, रियल सिनेरियो क्या है। सो मेरे से बेहतर कोई चीज नहीं जान सकता। अगर मैं उसको मैनिपुलेट कर रहा हूं कहीं ना कि उसको गलत चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूं मार्केट में, तो इससे स्टेक होल्डर्स को, कंज्यूमर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर फाइनेंशियल हम देखते हैं, प्रॉफिट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैन बी मैनिपुलेटेड बट कैश फ्लो डोंट लाई। कैश फ्लो जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो कभी भी गलत नहीं बोलेगा। कंपेयर नेट प्रॉफिट विथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, इफ कैश फ्लो इज कंसिस्टेंटली लोअर बी अवेयर। अगर कैश फ्लो कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट्स में मैनिपुलेशन हो रहा है, कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। की रेशियोज क्या होते हैं हमें ये जानने के लिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नेट इनकम, ये अगर एक से ज्यादा है मतलब स्ट्रांग है कंपनी की अर्निंग क्वालिटी। अगर ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेस देन नेट इनकम है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल अर्निंग मैनिपुलेट की जा रही है कंपनी के अंदर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROCE, हाउ एफिशिएंट इज द बिजनेस ऑफ अ कंपनी। ROCE नथिंग बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पता कैसे चलता है हमें, यहाँ पे सिंपल सा उसका फॉर्मूला है गाइस, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ROE measures how well company is generating profits from its total capital, that is both from equity and debt. High ROCE more than 15% है, मतलब एफिशिएंट है कंपनी का कैपिटल जो कंपनी अपने ग्रोथ में, अपने प्रोडक्शन में यूज कर रही है। ROCE अगर लोअर है देन इंडस्ट्री एवरेज, तो कहीं ना कहीं कैपिटल यूटिलाइजेशन गलत हो रहा है, वो बहुत ही कमजोर है कैपिटल यूटिलाइजेशन में कंपनी। Compare with competitors, a high ROCE means better capital efficiency. एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, Infosys consistently maintain a high ROCE, making it strong long term investment. आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, TCS जैसे शेयर हैं, Infosys जैसे शेयर हैं, तो गाइज ये जैसे एग्जाम्पल है, आप हिस्ट्री जाके चार्ट में देख सकते हैं इसी इन कंपनीज के, जो IT में है, बहुत सी अदर इंडस्ट्री में भी है। तो कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू मॉडल बहुत ही अच्छा है और कंपनी अच्छे समय से मार्केट में ग्रो भी कर रही है। शेयर होल्डर रिटर्न, ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड स्टॉक, ये हम समझते हैं गाइस, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। ग्रोथ स्टॉक्स, ये क्या होता है, जैसे कि कंपनी ग्रो तो कर रही है पर कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स। जैसे कि आप देखते हैं एग्जांपल में जोमेटो और BHFL, दैट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, हाई ग्रोथ पोटेंशियल बट ऑफन री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। ये कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है, इंस्टेड वो अपने प्रॉफिट्स को कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट करती है फॉर फ्यूचर एक्सपांशन एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम द अदर इन्वेस्टेड बिजनेसेस। डिविडेंड स्टॉक्स जैसे कि TCS है, ITC है, मैच्योर बिजनेस दैट शेयर कंसिस्टेंट प्रॉफिट विद इन्वेस्टर्स। सो ये डिविडेंड स्टॉक होते हैं जो कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर जो होते हैं उनको डिविडेंड पे करती रहती है। डिविडेंड यील्ड एंड पे आउट्स, हाई डिविडेंड यील्ड इज ग्रेट बट चेक इफ इट्स सस्टेनेबल। ये अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड हाई है तो हमें वो देखना भी होता है कि वो डिविडेंड जो पे कर रहा है कंपनी, उसका सस्टेनेबिलिटी कितना है, वो हमें देखना भी बहुत जरूरी होता है। A high payout ratio that is more than 80% can mean the company has limited reinvestment opportunities. अगर कंपनी का फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो पूरा का पूरा उसके अंदर 80% जितना अगर वो पे कर रही एज ए डिविडेंड टू इस शेयर होल्डर्स, तो कंपनी के पास दूसरा अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि उन बचे हुए पैसे को कहीं इन्वेस्ट करे। अगर ये 10% 20% अगर डिविडेंड दे रही है, बाकी के पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है, सो चांसेस ज्यादा है कंपनी का आगे एक्सपांशन बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है,
कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अच्छी सही दिशा में यूज कर रही है। सो रेड फ्लैग्स इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अवॉइड दिस ट्रैप्स। क्या होते हैं आइए हम समझते हैं। वार्निंग सिग्नल्स टू वॉच आउट फॉर, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट एंड सेल्स इज डिमांड श्रिंकिंग। अगर कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स कंस्टिट्यूएंटली गिर रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के ग्रोथ में डाउट होना चाहिए हमें कि कंपनी का पैसा, कंपनी का रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है, क्या डिमांड कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो कम है मार्केट में। तो उन चीजों को हमें समझना जरूरी होता है, जो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कंपनी वेबसाइट पर हमें देखने को इजीली मिल सकता है। अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज इन डेट कुड इंडिकेट फाइनेंशियल ट्रबल। अगर कंपनी अपने डेट को डिस्क्लोज नहीं करी सही तरीके से, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि डेट जो लिया वो पैसा गया कहां कंपनी का, सो इट इंडिकेट्स दैट फाइनेंशियल ट्रबल फॉर अ कंपनी। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, प्रॉफिट्स मे बी मैनिपुलेटेड। अगर कैश फ्लो ऑपरेटिंग जो होता है वो अगर नेगेटिव में जा रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है कंपनी के अंदर। कैश फ्लो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत हो सकते हैं बट जो कैश फ्लो होता है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कशन किया हुआ है। ये चीजें हम आगे भी और डिटेल में समझेंगे। सो गाइस इसी वीडियो में ध्यान रखिए, धीरे धीरे चीजों को सीखिए, समझिए, जानिए, ताकि आपको ग्रेजुअली ग्रो करने में ये चीजें मदद कर सके। वीडियो को जरूर देखिएगा गाइस, पूरा बीच में छोड़ के मत जाइए। अगर आपने दूसरे वीडियो हमारे नहीं देखे तो उसको आप आराम से देख करके चीजों को समझ सकते हैं। फ्रीक्वेंट इक्विटी डायल्यूशन, मोर शेयर्स इश्यूड लोअर अर्निंग पर शेयर। अगर कंपनी फ्रीक्वेंटली इक्विटी को डायल्यूट कर रही है सो कहीं ना कहीं वो ज्यादा शेयर इशू कर रही है, जिससे क्या होगा, आपका ईपीएस गिरने लगेगा। अगर कंपनी का डायल्यूशन कम इक्विटी का तो शेयर लिमिटेड रहेंगे मार्केट में, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती है और ईपीएस भी आपका इंक्रीज होता रहता है। कॉमन मिथ अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, ये क्या है गाइस, आइए देखते हैं हम। लो पीई ऑलवेज मीन्स द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। ये चीजें हमेशा सही नहीं होती है, जैसे कि समटाइम्स लो पीई स्टॉक्स आर इन ट्रबल। जैसे कि अगर इंडस्ट्री पीई 20 है, आपका शेयर का जो पीई है वो 5 है, आप ये नहीं देख के बोल सकते डायरेक्ट कि मेरा शेयर अंडर वैल्यूड है। ये चीज आपका अप्रोच गलत होता है। अगर आपकी कंपनी का पीई लो है तो कहीं ना कहीं हमें उसके फंडामेंटल को देखना होता है कि कंपनी के बिजनेस क्या है, किस सेक्टर को बिलोंग कर रही है, कंपनी का आपका प्रॉफिट, कैश फ्लो वगैरह किस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो हमें देख करके आगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें लेना चाहिए। अदर है बिग ब्रांड्स ऑलवेज मेक गुड इन्वेस्टमेंट। ये चीज जरूरी नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल है, इवन फेमस कंपनी लाइक यस बैंक फेल्ड। अगर आपका बड़ा ब्रांड है तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर के। कभी कभी गलतियां भी होती है बट गलती इतनी बड़ी ना हो कि आपको डुबा दे। हाई डिविडेंड यील्ड इक्वल टू सेफ स्टॉक, ये चीज ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कंपनी आपको हाई डिविडेंड पे कर रही है, जो आपको बहुत डिविडेंड लेने में मजा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके शेयर के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं तो आपका डिविडेंड आप लेते जाओगे पर कंपनी का पता चला ग्रेजुअली प्रॉफिट डाउन हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू डाउन हो रहा है, तो आपको इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हाई डिविडेंड में मीन द कंपनी हैज नो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देखा, ये चीज हमने पहले भी जस्ट डिस्कशन किया हुआ था। अगर कंपनी बार बार आपको डिविडेंड पे कर रही है तो कहीं ना कहीं ये चीजें इंडिकेट कर रही है कंपनी के पास ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है उस पैसों को री इन्वेस्ट करने के लिए। सो उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड। गाइस आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं आपके लिए डिटेल में, तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। सो गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे मिलते आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।